100% कहानी, 100% मज़ा, 100% मैजिक। किस्सा एक कहानी का। दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। आज की कहानी है और वो जिन्न बन गया। हैदराबाद के छोटे से होटल की रिसेप्शन पर वहां बैठे लड़के परवेज से मेरी थोड़ी बहस हो रही थी। लगभग पिछले 15 मिनट से मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि बाहर मौसम बहुत ख़राब है। रात के 11 बज चुके हैं। बारिश धीरे धीरे बढ़ रही है। प्लीज़ कुछ भी करके आज रात के लिए मुझे एक कमरा दे दो। यहाँ तक कि मैं कह रहा था कि मैं डबल भाड़ा देने को तैयार हूँ, पर परवेज कह रहा था कि भाईजान कमरा तो है, कमरा नंबर 13 है, पर उसे मैं चाहकर भी आपको नहीं दे सकता। उस कमरे को हम बस सुबह सफाई के लिए खोलते हैं और हाँ, दिन में वहाँ 2 बार खाना भी पहुँचाया जाता है। मैंने कहा कि जब वहाँ कोई रहता नहीं है तो तुम खाना किसे पहुँचाते हो? परवेज बोला, ये मैं आपको नहीं बता सकता। बस इतना बता सकता हूँ कि वह कमरा किसी भी इंसान के लिए महफूज नहीं है। और ये जो बाहर तूफान है वो मेरे लिए महफूज है। आप देखिए मुझे कितना बुखार हो रहा है। इंसानियत के नाम पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे सर छुपाने की जगह देनी चाहिए? और आप बताइए कि मैं जब आपको डबल भाड़ा दे रहा हूं तो क्या दिक्कत है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको और ज्यादा भाड़ा दूं? तो ठीक है, आप 3 गुना भाड़ा ले लीजिए, पर कुछ भी करके मुझे बस रात भर के लिए कमरा दे दीजिए। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। देखिए भाई, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे आपके पैसों से कोई मतलब नहीं है। आप जानते नहीं हैं कि उस कमरे में ऐसी बलाएं रहती हैं कि जब भी हमने वो कमरा किराए पर दिया है, हमें या तो वहाँ रहने वाले को अस्पताल ले जाना पड़ा है या फिर मुर्दा घर। आप जाइए प्लीज़, जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा बुखार और गुस्सा दोनों बढ़ रहे थे और मुसीबत ये कि इसके साथ साथ बाहर तूफान और बारिश हर मिनट के साथ बढ़ते जा रहे थे। अब मेरी भी जिद थी। मैंने बैग से 10,000 की गड्डी निकाली और उसकी टेबल पर रख दी। एक खाली कागज़ निकाला और उस पर लिखा कि ये कमरा मुझे मेरी मर्जी से दिया जा रहा है। इसके बाद उस कमरे में मेरे साथ जो भी होगा उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। और इसके साथ मैंने उस कागज़ पर दस्तखत कर दिए। पर ये मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मैंने गुस्से में उस कागज़ पर नहीं बल्कि
अपनी मौत के फरमान पर दस्तखत कर दिए हैं। मैंने वो रुपये और कागज़ दोनों परवेज़ के हाथ में थमा दिए। परवेज़ की आंखें संजीदा हो गई थी। मजबूर होकर उसने रजिस्टर निकाला और बोला, आपने मेरे लिए कोई चारा नहीं छोड़ा। आखिर मैं भी उस होटल का मालिक तो हूँ नहीं, एक अदना मुलाजिम हूँ। ये रुपये मेरी पूरी महीने की सैलरी के बराबर हैं। इससे मैं ये तो समझ रहा हूँ कि ये कमरा आपकी ज़िद से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। पर भाईजान, बस आपको मैं अब तक ये ही समझाना चाह रहा था कि ज़िंदगी है तो ज़रूरत किसी ना किसी तरह पूरी हो जाएगी। पर आप अगर ख़ुद को मौत के मुंह में देना चाहते हैं तो लीजिए चाबी। पर एक बात याद रहे, उस कमरे में आप दारू, सिगरेट वगैरह कुछ भी नहीं पी सकते, और जो भी खाएं उसे पहले जिन्नों को खिलाएं, क्योंकि उस कमरे में रहने वाली शैतानी ताकतें और कोई नहीं बल्कि खतरनाक जिन्नात हैं। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद मैं ठहाके लगाकर हंस पड़ा। अरे परवेज भाई, आप आज भी इन बातों को मानते हैं? पर परवेज के चेहरे पर उभर आई परेशानी की लकीरें अब भी वैसी ही थी। उसने कुछ नहीं कहा। उसने सर्द निगाहों से मेरी ओर देखा, उन पैसों में से एक रात का किराया लेकर बाकी मुझे लौटा दिया, चाबी दी और सख्त आवाज में बोला, जाइए, आप आराम कीजिए और माफ़ कीजिएगा, मैं किसी को आपका सामान लेकर कमरे तक नहीं भेज सकता, क्योंकि मैं किसी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। ये रखिए मोमबत्ती और माचिस, पानी की बोतल। हम लोग सिर्फ दिन में वहाँ जाते हैं, सूरज ढलने के बाद उस कमरे की ओर कोई नहीं जाता। जाइए, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक आपके कमरे के बाहर आपका सामान पहुंचा दिया जाएगा, और जब आप कहेंगे कमरे के बाहर ही खाना भी पहुंचा दिया जाएगा। पर याद रखिएगा कि पहला निवाला सिर्फ जिन्नात के लिए होगा। मैंने कहा ना कि मैं जिन विन भूत प्रेत में नहीं मानता, और मैं कमरे की ओर चल पड़ा। पर मैं ये नहीं जानता था कि इसके बाद मुझे अपनी जिंदगी में कोई निवाला नसीब नहीं होना था। साथ आए लड़के ने सामान कमरे के बाहर रखा, ताला खोला और जल्दी से चला गया। हैरानी तो ये थी कि उसने बख्शीश लेने से भी इनकार कर दिया था। खैर, इतनी जद्दोजहद के बाद मुझे कमरा मिला था। रात बहुत हो गई थी और बुखार के मारे मेरा पूरा बदन टूट रहा था। पास की टेबल पर मैंने मोमबत्ती और माचिस रखी, पानी रखा, बल्ब जलाया और कमरा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में लोबान की खुशबू फैली थी और एक ही पल में मेरा सर और कंधे बहुत भारी हो गए थे। यहाँ तक कि मुझे लगा जैसे मेरे पांव और टांगें कांप रही हैं। कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। मैंने जूते मोज़े उतारे और फ्रेश होने चला गया। अभी मैं बाथरूम में घुसा ही था कि धड़ाम से बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। यहाँ तक कि मेरा हाथ उस दरवाजे में आता आता बचा। मैं थोड़ा घबरा तो गया था, पर फिर मुझे लगा शायद दरवाज़ा खराब होगा।
कुछ 5-7 मिनट में फ्रेश होने के बाद मैं कमरे में जाने के लिए दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजे ने खुलने से जैसे इनकार कर दिया। मैंने पूरा जोर लगाया पर दरवाज़ा जम गया था। तभी मैंने देखा कि कोने में रखा पानी का डिब्बा हवा में उछला और मैं चेहरे से छाती तक पूरा भीग गया था। तभी एक झटके से दरवाज़ा खुला और तेजी से मेरे चेहरे पर लगा। खतरनाक चोट थी। मुझे चक्कर आ गए। मैं दर्द से चीखा पर कोई सुनने वाला नहीं था। हवा में किसी के तेज तेज हंसने की आवाज आ रही थी। कभी कोई लड़की तेज तेज हंसती थी तो कभी कभी किसी भयानक मर्द के ठहाकों की आवाज आती थी। मेरा पूरा वजूद हिल गया था। मैंने ना तो ऐसा कुछ देखा था, सुना था और ना ही ऐसी किसी बात पर अब तक भरोसा किया था। अब मुझे परवेज की कही बातें याद आ रही थीं। किसी तरह हाथों के बल रेंगता हुआ मैं दर्द से कराहता अपने बिस्तर तक पहुंचा। हिम्मत करके मैं अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी बिजली गुल हो गई। अंधेरा घुप। कमरे में पीछे की दीवार पर लगी खिड़की से कुछ चांदनी छिटक कर अंदर आ रही थी। मुझ में हिलने की ताकत नहीं बची थी। उसी पल मेरी टांगों पर खींच कर एक वार किया गया। मैं दर्द से करा उठा। इसके बाद तो एक के बाद एक ऊपर से नीचे तक मुझ पर बेल्ट के वार पड़ने लगे। फटाक फटाक की आवाज के साथ मुझ पर कोड़ों की तरह चमड़े की बेल्ट से वार हो रहे थे। मेरा पूरा बदन बेल्ट की मार से लाल हो चुका था। नाक से बुरी तरह खून बह रहा था और दर्द से आंसू बहते जा रहे थे। यहां तक कि मेरा एक दांत भी टूटकर लहू की बूंदों के साथ बिस्तर पर गिर चुका था। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे कई बार समझाया गया था पर मैं भी क्या करता। मुझे बुखार था और बाहर तूफान कड़ाके लगा रहा था। बिजली रह रह कर ऐसे दहला रही थी कि जैसे दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। तभी किसी शैतानी ताकत ने मेरे बाल पकड़े, मुझे बिस्तर से उठाकर मेरा सर देकर सामने रखी टेबल पर मार दिया। और उसी पल किसी ने वहां रखी मोमबत्ती जला दी। मोमबत्ती जलते ही दिखा वहां पर एक बड़ा सा शीशा रखा था जिससे किसी बड़े से गत्ते से ढका गया था। उस शीशे को ऐसे ढका था कि उसका एक भी कोना दिख नहीं रहा था। इधर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये मोमबत्ती किसने जलाई, तो जो दिखा उसने मेरा खून जमा दिया। वह कोई आम मोमबत्ती नहीं थी, वह 8 इंच का एक मोम का पुतला था जो किसी आदमी की तरह लग रहा था। ध्यान से देखा तो उस आदमी की शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी। खौफनाक मंजर था। मेरी शक्ल वाला मोम का पुतला तेजी से पिघल रहा था और उसके पिघलने से मोम नहीं, खून निकल रहा था। दहली हुई धड़कनों से मैंने शीशे में देखा तो मेरे सर की ओर से मैं भी पिघलना शुरू हो चुका था। गलते गलते मेरी खोपड़ी से मेरा दिमाग झांक रहा था।
और मेरी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। मेरी आंखें अंगारों सी दहकने लगी थीं। शीशे में जो दिख रहा था वो हरगिज मैं नहीं था, बल्कि मेरी शक्ल में दिखता एक जिन्न का अक्स था जो ठहाके लगाकर हंस रहा था। उसने अपने दोनों हाथ उठाए जो धीरे धीरे शीशे से बाहर आ रहे थे। उन दोनों हाथों से उसने तेजी से मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वो पूरी ताकत से मुझे शीशे के अंदर खींच रहा था। कुछ ही पल में दर्द से बिलबिलाता मेरा पूरा वजूद शीशे में दाखिल हो रहा था। दर्द और खौफ से मुझे दिल का दौरा पड़ा और मैंने अपने होश खो दिए। वहां कमरे में धीरे धीरे मेरे पुतले वाली मोमबत्ती पिघलकर हवा में घुल चुकी थी। उस कमरे में रह गया था बस दर्द, पर दर्द के सारे निशान मिटाए जा चुके थे। मुझे होश आया तो मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। मैं सर से पांव तक आग के जलते शोलों सा खुश्क हवा में तैर रहा था। मेरा पूरा बदन आग में तब्दील हो चुका था और मेरे आसपास इसी तरह के लाखों जिन्नात मेरा इस्तकबाल यानी स्वागत कर रहे थे। मरहबा मरहबा, आओ इस जिन्नात की दुनिया में शामिल हो जाओ। अब तुम भी हमारी तरह एक जिन्न बन चुके हो। उस कमरे में रखा वो शीशा और कुछ नहीं बल्कि जिन्नात की दुनिया का दरवाजा है। अब तुम बेपनाह ताकत के मालिक हो। भूल जाओ उस कमजोर इंसानों की दुनिया को, कबूल करो इब्लिस की ताकत। आज से तुम इन शोलों के वजूद के मालिक हो। तुम भी हमारी तरह एक जिन्न बन चुके हो। नहीं! मेरे हलक से दर्द भरी आवाज फूट गई। वो कमरा किसी कब्रगाह की तरह शांत हो चुका था। पर आज पूरे 1 साल बाद फिर किसी के बदकिस्मत कदम इस होटल की रिसेप्शन पर बहस करके उस मनहूस कमरे की ओर बढ़ रहे थे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है। आप सबके साथ के लिए धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियाँ लिखने में मज़ा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 100% मिस्ट्री, 100% मैजिक, 100% मज़ा।